8 बजे के उपरांत मैं भूमितल से 17 मील ऊपर चढ़ आया था, जिससे मुझे मालूम हुआ कि मेरे बेलून का वेग अब बहुत बढ़ गया है और यह भी सिद्ध था कि यदि मैं उन बोझों को नीचे न फेंकता तो भी वेग की कुछ वृद्धि अवश्य होती। रह रहकर मेरे सिर पर कान में बहुत पीड़ा मालूम देती थी और मेरी नासिका से रुधिर भी बहने लगता था, पर पहले से अब पीड़ा बहुत कम थी। मैं शीघ्र शीघ्र सांस लेता था और प्रति बार सांस लेने में मुझे छाती जकड़ने की पीड़ा जान पड़ती थी। अब मैंने कंडेंसर, हवा को जमाने अथवा घनी करने वाला यंत्र निकाला और उसे शीघ्र काम करने के योग्य बना दिया। उन कबूतरों को इस समय बड़ी पीड़ा में देख उनको स्वतंत्र कर देने का मेरा विचार हुआ। इसलिए मैंने एक का बंधन खोला और उसको विकर वर्ग के कोर पर धर दिया। वह बड़ा बेचैन जान पड़ता था और अचंभे से अपने चारों ओर देख रहा था। कभी पंख फड़फड़ाता, कभी गुटक गुटक कर बोलता था। यह सब कुछ करने पर भी वह कार को छोड़कर बाहर नहीं जाया चाहता था। अंत में मैंने उसे उठा लिया और अपने बेलून से कोई 6 हाथ की दूरी पर बड़े वेग से लौका दिया। उसने नीचे उतरने की कोई चेष्टा न की और मेरे पास आ जाने का बड़ा उद्योग करता रहा और साथ ही बड़े जोर से चीखता जाता था। अंत में बेलून के कोर तक पहुंचने में वह कृतकार्य हुआ, पर ज्यों ही उस पर बैठा था कि उसका सिर उसकी छाती पर गिरा और वह मुर्दा होकार में गिर पड़ा। यह विचार कि कहीं यह भी इसी प्रकार फिर मेरे पास न लौट आवे, मैंने दूसरे को नीचे की ओर अपने पूरे बल से फेंक दिया और यह देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि वह बड़े वेग से पंख मारता हुआ नीचे चला जा रहा है। कुछ काल में वह दृष्टि से लोप हो गया और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वह बिना किसी विघ्न के घर पहुंच गया होगा। बिल्ली ने, जो कि अब किसी प्रकार पीड़ित नहीं जान पड़ती थी, इस मुए कबूतर को बड़ी रुचि से खाया और खा पीकर सो रही। उसके बच्चे बड़े हर्षित देख पड़ते थे और किसी प्रकार दुखित नहीं जान पड़ते थे। 8:15 बजे मैंने देखा कि मैं बिना अत्यंत कष्ट के सांस नहीं ले सकता। इसलिए कंडेंसर यंत्र को मैंने अपने कार के चारों ओर लगाया। अब मुझे आवश्यक जान पड़ता है कि मैं आप महाशयों को इस यंत्र का कुछ वर्णन सुनाऊं। कार को इस प्रकार इस गड़बंदी द्वारा घेर देने से मेरा तात्पर्य यह था कि मैं इस यंत्र द्वारा इस गड़बंदी में बाहर से वायु इकट्ठा करूं और उसको सांस लेने के योग्य जमा लूं। इसी अभिप्राय से मैंने एक पुष्ट, एयरटाइट और लचीला थैला बनाया। इस बड़े थैले में मानो एक प्रकार से सारा कार रख दिया गया। कार के मानो इस दीवार में 3 और 3 शीशे की खिड़कियां थीं, जिनसे बाहर के हर एक पदार्थ में भली प्रकार देख सकता था। कार के पेंदे के पास उस ढपने में एक चौथी खिड़की थी। इससे मैं ठीक अपने नीचे समकोणगामी देख सकता था, पर अपने ऊपर शिरोबिंदु को मैं नहीं देख सकता था और उस स्थान पर वस्त्र में चूनन होने के कारण मैं शीशा भी नहीं लगा सकता था। बगल की एक खिड़की के कुछ नीचे एक गोल छेद, जिसका व्यास 3 इंच था, कर दिया गया था। कंडेंसर यंत्र की बड़ी नली इस छेद में पेंच द्वारा कस दी गई। इस यंत्र में जो वायुशून्य स्थान बना दिया गया था, उसमें इस नली द्वारा निकटवर्ती वायु का प्रवेश होता था और उस शून्य स्थान में जमकर चारों ओर कार में वह फैल जाता था। यही उपाय कई बेर करने से कार में इतना वायु एकत्र हो गया था कि जो सांस लेने के लिए बहुत था। पर इस छोटे से घिरे हुए स्थान में शीघ्र यह वायु गंदा हो जाता, क्योंकि फेफड़े से बराबर संयोग होने से यह वायु कुछ समयोपरांत अवश्य प्राणनाशक हो जाता। इस कारण नीचे के एक वाल्व ढकने से यह गंदा वायु निकाल दिया गया, क्योंकि कार में का सघन वायु बाहर के पतले वायु से शीघ्र जा मिला। कार के पूर्णतया वायु शून्य न हो जाने के भय से इसकी सफाई एक बेर पूरी नहीं की जाती थी। वाल्व का ढकना एक बेर कुछ क्षण खुले रहने के पश्चात फिर ढाँप दिया जाता था और इसी बीच में कंडेंसर के पंप द्वारा बाहर से वायु आ जाता था। परीक्षा लेने के विचार से मैंने बिल्ली तथा उसके बच्चों को एक टोकरे में धरकर कार के बाहर लटका दिया था। पर वाल्व के ढकने, वह ढकना जो एक ओर खुले, उसे वाल्व कहते हैं, के समीप ही मैंने इसे लटकाया था, इस विचार से कि यदि आवश्यकता पड़े तो शीघ्र भीतर ले लूं। ज्यों ही कि बाहर से सघन वायु भीतर प्रवेश करता था, यह लचीला ढकना आप ही फैल जाता था। यह प्रबंध करने के उपरांत घड़ी देखने से मालूम हुआ कि 9 में 10 मिनट की देरी है। इस प्रबंध के पूर्व जो कष्ट मुझे सांस लेने में होता था, उसका कारण जान मैं अब अपनी मूर्खता पर पछताता था। पर अब मुझे तनिक भी कष्ट न था। मैं फिर स्वतंत्रतापूर्वक सांस लेता था और जो अनेक प्रकार की पीड़ाओं से मैं पहले दुखित था, अब वे कोई भी बाकी नहीं रहती थीं।
9 से 20 मिनट पहले बैरोमीटर देखने से मालूम हुआ कि मैं 25 मील ऊपर चढ़ आया हूँ। 9:30 बजे के लगभग मैंने कुछ पंख वाल्व ढकने से नीचे फेंके। जैसा मैंने विचारा था वैसे वे वायु में तैरते नहीं थे, पर बड़े वेग से सीधे नीचे की ओर गिर रहे थे और कुछ क्षण उपरांत वे दृष्टि से अलोप हो गए। पहले मैं इस घटना का अर्थ नहीं समझा, पर कुछ विचारने पर स्पष्ट हो गया कि वायु अब इतना पतला हो गया है कि पंख के बोझ को भी नहीं संभाल सकता और इस कारण वे बड़े वेग से किसी पत्थर के समान गिरे चले जा रहे हैं। पर यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बेलून का वेग इस समय अत्यंत बढ़ गया है। इस समय कोई नवीन बात नहीं थी। मेरे बेलून का वेग प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता था, पर खेद है कि वेग नापने का कोई यंत्र मेरे पास न था। मुझे कोई पीड़ा न थी और मैं इस समय अति प्रसन्न था, और जब से मैंने रत्नधाम छोड़ा तब से ऐसी प्रसन्नता को मैं इसके पूर्व प्राप्त नहीं हुआ था। अब एक सिरे से मैं अपने सब यंत्रों को जांच गया। फिर इसके पश्चात कार के वायु संशोधन में लगा। इस वायु संशोधन में मैं प्रति 40 मिनट के उपरांत प्रवृत्त हो जाता था। इसमें शीघ्रता मैं अपनी आरोग्यता बनाए रखने के लिए करता था। 5 बजे सायंकाल के मैं अपने कमरे की वायु की सफाई कर रहा था कि इतने में मुझे बिल्ली और उसके परिवार का ध्यान आया और मैं उन्हें वाल्व से झांककर देखने लगा। बिल्ली फिर पहले की नाई श्वास लेने की पीड़ा से दुखित जान पड़ती थी, पर उसके बच्चों के विषय में मेरा अनुभव विचित्र ठहरा। मैंने सोचा था कि ये बच्चे अपनी माँ से कम पीड़ित न होंगे, पर मैंने भली प्रकार देखने से यह जाना कि वे बड़े प्रसन्न थे तथा स्वतंत्रतापूर्वक श्वास ले रहे थे और तनिक भी दुखित नहीं देख पड़ते थे। अब मुझे यह ज्ञान हुआ कि रासायनिक रीति से यह पतला वायु जीवन आधार के लिए कम नहीं है, और जो जीव की इसी अवस्था में उत्पन्न हो उसे श्वास लेने में कुछ भी पीड़ा नहीं हो सकती, और जिस प्रकार एक मनुष्य को ऊपर चढ़कर श्वास लेने में पीड़ा होती है, उसी प्रकार उसे नीचे पृथ्वीतल के समीप श्वास लेने में कष्ट होगा। यह विचार कर मैंने बड़ी बिल्ली को एक कटोरे में पानी भर देना चाहा कि मेरी कमीज की बाह टोकरे में उलझ गई और एक पल में टोकरा उस परिवार के सहित अंतर्धान हो गया।